हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था एएनएस के रिसेप्टर्स, जो कि 3 होते हैं, कोलिनोसेप्टर्स, एड्रिनोसेप्टर्स और डोपामिन रिसेप्टर्स। ठीक है, पहले हमने कोलिनोसेप्टर्स के बारे में पढ़ लिया था, जिसको हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। और वो किस किस को रिस्पॉन्ड करता है? वो करता है एसिटाइल कोलिन और उसके जैसे ही कंपाउंड। जैसे कि अगर मुस्करीन इसके अंडर आता है तो मुस्करीन और एसिटाइल कोलिन को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है ना। अगर कोई निकोटिन रिसेप्टर उसके अंडर आता है तो वो निकोटिन और एसिटाइल कोलिन को रिस्पॉन्ड करता है। तो अब हमारा सेकंड पार्ट आता है एड्रिनोसेप्टर्स, जिसको हम एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। वो हमने डिवाइड किए 2 पार्ट्स में, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा को हमने सब डिवाइड किया अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा को किया बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है, ये आगे सारे एड्रिनोसेप्टर्स के बीच में। अब हमारा थर्ड आता है डोपामिन रिसेप्टर्स। देखो, ये एक ही सब क्लास है एडेनोसेप्टर्स के ही सब क्लास हैं, बट विद डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन। मतलब कि जोन सी लोकेशन एडेनोसेप्टर्स की है वो लोकेशन डोपामिन की नहीं है। इसके जैसे हैं बट इसकी लोकेशन अलग है। हम यहाँ पे रिसेप्टर्स और उनकी लोकेशन पढ़ेंगे आगे, सो यू विल गेट दैट नोट्स। ओके, तो देखो, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, मतलब कि इनका लोकेशन अलग है और इनका फंक्शन भी अलग है। ठीक है ना। और देखो, ये मेनली डोपामिन को रिसीव करते हैं, उसको ही सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अब हमने इसको सब डिवाइड किया 5 पार्ट्स में। D1 मतलब डोपामिन 1, D2 डोपामिन 2, D3, D4, D5 इस में। ठीक है ना। D1 का फंक्शन अलग है, इसका अलग है, सबका अलग है, इनकी लोकेशन अलग है। ठीक है ना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर्स और उनकी लोकेशन। अलग अलग रिसेप्टर है तो उनकी लोकेशन अलग होगी, वो रिसीव अलग अलग कंपाउंड को करेंगे, उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेंगे, उस तरीके से केमिकल रिएक्शन होगा। और जो मोटर एंड प्लेट है, जो हमारा एफेक्टर ऑर्गन है, वो उसको जो हमारा आउटपुट होगा, मोटर फंक्शन होगा, वो उसको शो करेगा। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के बारे में, जो कि M1, M2, M3 मतलब कि 3 तरीके के होते हैं। ठीक है ना। जो M1 रिसेप्टर होता है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर, वो नर्व एंडिंग्स पे मिलता है, ओनली एंड ओनली एट नर्व एंडिंग्स। ठीक है ना। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, देखो जैसे हमने ये पहले पढ़ा था, जैसे कि ये हमारा सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, और ये इसके एक्सॉन हो गया, और ये टर्मिनल्स हैं। ठीक है ना। तो जो टर्मिनल्स है यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, कौन से? M1। ठीक है, नर्व एंडिंग्स पर। ओके, फिर हमारा आता है M2, वो मिलता है हमारे हार्ट में। जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का फंक्शन होता है वो इसकी वजह से चलता है, ये रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है ना। और कुछ नर्व एंडिंग्स पर भी मिलता है, इन हार्ट एंड एट सम नर्व एंडिंग्स। M3 जो होता है वो हमारे अफेक्टर सेल्स पे मिलेगा। अफेक्टेड सेल्स मतलब कि जिसपे हमारा आउटपुट फंक्शन शो करना होता है। ठीक है। और स्मूथ मसल्स पे, स्मूथ मसल होता है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है ना। ऊपर गट से लेकर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें कंप्लीट हो जाता है टिल एनस, वहाँ पर स्मूथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो हमारे होलो ऑर्गन है अंदर, उसकी जो लाइनिंग करते हैं, उसके पास में स्मूथ मसल होते हैं उसके लिए। ठीक है ना। जिसकी हमने 4 लेयर बताई थी पहले, तो वो M3 के अंदर आ जाती है। M3 वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और कुछ ग्लैंड्स में और एंडोथीलियम पे। अब देखो, कोई भी ब्लड वेसल है, उसकी जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो एंडोथीलियल लेयर होती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी M3 प्रेजेंट होता है। तो जितना भी, मतलब पूरा ही गट इसने कवर कर लिया। ठीक है। और अब हमारा है NN, मतलब कि निकोटिनिक रिसेप्टर, जो कि न्यूरोनिक एंड पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ पर लोकेट होते हैं? सेल बॉडीज़ इन गैंग्लिया। गैंग्लिया मतलब कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़, न्यूरोनिक नर्व सेल्स। ठीक है ना। और एड्रिनल मेडुला, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो कि हमारा दोनों किडनी के ऊपर लोकेट होता है। उसका आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला पार्ट मेड्यूला। जो अंदर वाला पार्ट मेड्यूला है उसमें निकोटिनिक नर्व रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना। तो वही आ गया कि ANS के गैंग्लिया पे, जो कि ये रहा, गैंग्लियन पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना।
NM मतलब कि निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि मसल की एंड मोटर एंड प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं, वही न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे, ठीक है ना। अल्फा 1 जो हमने यहाँ पे पढ़ा है एड्रेनोसेप्टर्स है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। अल्फा 1 होगा हमारे अफेक्टर टिश्यू पे, अफेक्टेड टिश्यू जैसे कि स्मूथ मसल और कुछ ग्लैंड्स पर। अल्फा 2 प्रेजेंट होगा नर्व एंडिंग्स पर, ठीक है, और स्मूथ मसल्स सम, मतलब कि कुछ कुछ स्मूथ मसल्स के अराउंड प्रेजेंट होगा, सभी में नहीं प्रेजेंट होगा। बीटा 1 मतलब कि बीटा रिसेप्टर्स जो कि किसका पार्ट है, एड्रेनोसेप्टर्स का, मतलब कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का पार्ट है बीटा रिसेप्टर। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 हमने पढ़े। तो हमारा बीटा 1 प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल मतलब कि हार्ट सेल्स पर, और जेजी अपरेटस मतलब कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस पे जो कि एक किडनी का पार्ट है, ठीक है ना। वो हमारा ब्लड वॉल्यूम में जो भी चेंज आता है उसको मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है ना। और वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, जो भी हमारा अगर जो हमारा यूरिन फिल्टर होके जाता है नेफ्रॉन में से, उसमें अपना वो आयंस की कंसंट्रेशन को मैच करता है। सबसे मेन वो किसको देखता है, सोडियम को देखता है, ठीक है ना। उसके फिर अगर सोडियम का अगर कम है अमाउंट एक्सक्रीशन में, जो हमारा यूरिन बन रहा है, तो उसके लिए रेनिन रिलीज़ होता है, ठीक है ना। और फिर उसके साथ साथ ये सारा सर्कल चलता है, और उस साइकिल को हम बोलते हैं रास सिस्टम, RAAS मतलब कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो ये उसमें हेल्प करता है, कौन सा, बीटा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है। सेकंड हमारा आता है बीटा 2 रिसेप्टर जो कि स्मूथ मसल में प्रेजेंट होता है, लीवर और हार्ट में, ठीक है। तो हार्ट का हमने अब तक का कितना पढ़ा, M2 और अपना ये बीटा 2 और बीटा 1, तो अब तक हमने 3 पढ़े हैं, किसके लिए, हार्ट के लिए, ठीक है। और ग्लैंड्स और स्मूथ मसल तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया, M3, अल्फा 1, अल्फा 2 स्मूथ मसल के लिए, बीटा 2 भी आ गया, ठीक है। अब है बीटा 3 की बारी। बीटा 3 सिर्फ एडिपोज सेल्स मतलब कि जो हमारे फैट सेल होती हैं उस पे प्रेजेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। डोपामिन रिसेप्टर हम यहाँ पे सिर्फ अभी D1 की बात कर रहे हैं, वो स्मूथ मसल में प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल हमने पीछे पढ़े हैं। और एक डोपामिन रिसेप्टर कौन सा वाला, D1 भी स्मूथ मसल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो अलग अलग ऑर्गन होते हैं, तो हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ पढ़ी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक और सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, अब अलग अलग ऑर्गन इन दोनों के अगेंस्ट कैसे वर्क करते हैं, कुछ कोई सीक्रेट कर रहा है, कोई सीक्रेट नहीं कर रहा, कोई कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो कोई रिलैक्स हो रहा है, ठीक है ना। अब हम वो सब पढ़ते हैं। तो पहला हमारा आता है आई की जो प्यूपिल है जिसको, या फिर इरिस प्यूपिल, उसके अंदर इरिस। तो अगर हमारा सिंपैथेटिक मतलब कि एक्टिवेशन हो गया, फाइट और फ्लाइट मोड वाला ये जो होता है, तो उसमें आई डायलेट कर जाते हैं। जैसे कि कोई हम पर अटैक कर रहा है तो उस टाइम पे डर जो बनता है, स्ट्रेस सिस्टम बनता है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से बनता है, और उसमें हमारा प्यूपिल डायलेट हो जाता है, ठीक है ना। पैरासिम्पैथेटिक जस्ट उसका उल्टा है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, वो छोटा हो जाता है। हार्ट में सिंपैथेटिक होगा, अगर हम वही है कि कोई फाइट की सिचुएशन है, कोई स्ट्रेस सिचुएशन है, तो इंक्रीज रेट मतलब कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और फोर्स भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि दिल की जो धड़कने की स्पीड है, दिल धड़कना ज़्यादा हो जाता है। उसी तरीके से पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज हो जाता है रेट, ठीक है ना। लंग ब्रोंक्यूल्स, जो हमारे लंग में ब्रोंक्यूल्स जाएंगी वो डायलेट कर जाती हैं ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर आए और हमें उस स्ट्रेस सिचुएशन में उसको आगे कंटिन्यू करें, ठीक है ना, भागें या लड़ाई करें जो भी। पैरासिम्पैथेटिक में उसका उल्टा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, ये रिलैक्स मोड होता है, ठीक है। ये होता है रिलैक्स, मतलब कि बॉडी रिलैक्स स्टेट में आ गई है। तो देखिए यहाँ पे डायलेट हुआ, लाइट ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे हार्ट रेट हुआ मतलब कि वर्किंग ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे डायलेट हुआ, एयर ज़्यादा आ रही है, पंपिंग इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। तो अगर हम गट वॉल की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि उसका
जो वर्किंग है, मतलब कि डाइजेशन प्रोसेस हम यहाँ पे मेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अभी खाना खाया है, ठीक है, और आप गली में जा रहे हो कहीं टहलने और पीछे से कोई आपके पीछे भागता है, फॉर एग्जांपल डॉग्स, ठीक है ना, तो उस टाइम पे बॉडी के लिए खाना पचाना ज़्यादा ज़रूरी है कि बचना ज़्यादा ज़रूरी है ना उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो वर्क करता है और बाकी जितनी भी एनर्जी होती है, क्योंकि डाइजेशन में लगती है एटीपी बहुत यूज़ होता है, ठीक है ना, तो वो वहाँ से एटीपी की जो खपत है, यूज़ है, वहाँ उसको बचाकर वो भागने में, बचने में या फिर फाइट करने में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे जो गट वॉल की जो मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स चलती हैं कि जो कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन जो ऐसे चलता रहता है वो कम हो जाती है। तो उससे क्या, मोटिलिटी कम हो गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम कम हो जाता है सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में उससे इंक्रीज मोटिलिटी। उसमें क्या है कि आप रिलैक्स कर रहे हो, घर पे पड़े हो सारा दिन खाते रहोगे, मोटिलिटी इंक्रीज हो रखी है, ठीक है ना, फाइट हमें करनी नहीं है, फाइट एंड फ्लाइट मोड हमारा ऑन नहीं है, तो उसमें में मोटिलिटी हो जाती है इंक्रीज, ठीक है। फिर हमारा आता है गट स्पिंक्टर के बारे में। देखिए जैसे कि स्टमक है, स्टमक से निकलते हैं, उसका जो एंड वाला पार्ट होता है उसमें होता है पाइलोरस को बोलते हैं। जब पाइलोरस डुओडेनम जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर एंटर करता है तो वहाँ पे एक स्पिंक्टर आ जाता है, जहाँ पर भी दो चीज़ कोई भी अटैच होती है तो वहाँ पे एक गेट लगा देते हैं जिसको हम स्पिंक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। पाइलोरस से वो डुओडेनम में आ रही है, तो वो जो स्पिंक्टर होगा पाइलोरस से डुओडेनम में आ रही है। कहाँ से, पाइलोरस से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पिंक्टर होते हैं। जब हमारा ईसोफेगस में से स्टमक में एंटर होता है वहाँ पर भी एक स्पिंक्टर होता है, उसका नाम होता है कार्डियक स्पिंक्टर, ठीक है ना, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक है जहाँ से ईसोफेगस का कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है। तो वहाँ पर होता है हमारा कार्डियक स्पिंक्टर। ऐसे ही हमारे बहुत सारे स्पिंक्टर होते हैं। सिंपैथेटिक में फाइट और फ्लाइट मोड में स्पिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, उसका प्रोसेस थोड़ा कम हो जाता है। इसमें रिलैक्स कर जाता है, जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। ब्लैडर डेट्रूसर ये भी रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जस्ट जो फंक्शन सिंपैथेटिक में चल रहे हैं हमारे, पैरासिम्पैथेटिक में जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। अब हमारा आता है ब्लैडर और यूरेथ्रा स्मूथ स्पिंक्टर, मतलब कि जो ब्लैडर, जब जो यूरिनरी ब्लैडर है जो कि हमारे यूरिन स्टोरेज का वर्क करता है, जब वो यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है तो वहाँ पर भी एक स्पिंक्टर होता है। और ये देखो गट का ही पार्ट है, ठीक है ना, मतलब देखो स्मूथ मसल होते हैं इसके अराउंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो यहाँ पे जो स्पिंक्टर का नाम आया वो ही आ गया, ब्लैडर यूरेथ्रा स्मूथ स्पिंक्टर। देखो हमारे बायोलॉजी में जहाँ पर भी जो भी फंक्शन होता है जिसके रिगार्डिंग, जिस ऑर्गन के रिगार्डिंग वर्क करते हैं, उसका मे बी लैटिन वर्ड ले लेते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं और उसका, ठीक है ना, उसी के नाम पर उसके फंक्शन का या उसके लोकेशन के हिसाब से उस ऑर्गन का नाम होता है। तो अगर हम उस तरीके से लिंक करके पढ़ें तो ईजिली याद रहता है, ठीक है ना। स्मूथ स्पिंक्टर आप ऐसे याद रखो, ठीक है। ये होता है कॉन्स्ट्रिक्ट in parasympathetic function and it relaxes in parasympathetic function, all right. What about the like genitals, ठीक है, in male it is penis, तो ये ejaculation का प्रोसेस करेगा in parasympathetic and it erects in parasympathetic। अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर, बाइल एंड डक्ट के बारे में, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर का हमारा मेन फंक्शन होता है कि वो स्टोर करता है हमारे बाइल जूसेस को, ठीक है ना, बाइल एसिड को, और जब उसको फैट को डाइजेस्ट करना होता है, फैट इमल्सिफिकेशन करनी होती है तो वो सीक्रेट करता है, ठीक है। तो एट द टाइम इन सिंपैथेटिक पार्ट इट रिलैक्सेस, इन पैरासिम्पैथेटिक पार्ट इट रिलैक्सेस, और यहाँ पे करता है कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ सिंपैथेटिक पार्ट, राइट। अब हमारे सलेवरी ग्लैंड्स है, सलेवरी ग्लैंड्स 3 होते हैं, ठीक। सो सलेवरी ग्लैंड 3 पेयर पाए जाते हैं, ठीक है ना, इनसाइड आर ओरल कैविटी।
तो सैलिवरी ग्लैंड के जो तीन बार मतलब कि 6 हो गए टोटल, ठीक है ना, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, राइट लेफ्ट राइट मतलब कि 3 पेयर होते हैं। वो क्या करते हैं, इट कंसनट्रेट्स द विस्कस सलाइवा, मतलब कि जो मतलब मुंह सूख जाना बोलते हैं ना कि भाई लड़ाई हो रही है उस टाइम पे मुंह सूख गया है, उस पर क्या होता है, जो हमारा सलाइवा है जो कि मॉइस्चराइज करता है हमारे ओरल कैविटी को, उस टाइम वो कंसनट्रेट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है ना, ड्राई आउट, ड्राई माउथ टाइप, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक में जस्ट उसका उल्टा अबंडेंट वाटरी सलाइवा, मतलब कि देखो आप रिलैक्स कर रहे हो, खाना खाने का मन करेगा, उस टाइम पे सैलिवेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, कहते हैं मुंह में पानी आ गया भाई, तो वही कि सैलिवेशन इंक्रीज, अबंडेंट ऑफ वाटरी सलाइवा, ठीक है। लास्ट हमारा है नेजल एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये हमारे आई के लिए होता है, ठीक है ना, लैक्रिमा मतलब कि आई इन लैटिन। और नेज़ल में भी ग्लैंड होते हैं जो कि क्या करते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। आँख और नाक के जो ग्लैंड्स इंटरनल ऑर्गन मिलेंगे, उसके साइनसेस में मोस्ट प्रोबेबली हम बोल सकते हैं, फिर जो उसके साथ में ब्लड वेसल्स जा रही हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, मतलब कि बीपी बढ़ जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट करने पे क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल कि कोई पाइप है, पानी दे रहे हो आप पौधे को, अगर आपको दूर तक पहुंचाना है या फिर उसकी स्पीड बढ़ानी है तो क्या करोगे, उसका जो माउथ होता है उसको हल्का सा हम दबा देते हैं, तो क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि गिवन टाइम में उसके पास स्पेस थोड़ा होता है निकलने के लिए, तो वो ज़्यादा निकलता है, ठीक है ना। तो वैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये हमारा हार्ट रेट और फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। देखो सब कुछ एक दूसरे से लिंक है, ठीक है ना। और अबंडेंट सिक्रेशन किस में आएगी, पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारा इनवॉलेंट्री पार्ट में आता है, अनकॉन्शियस स्टेट में वर्क करता है, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई होप कि सब क्लियर हो गया होगा। फिर अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, यू कैन ईजिली आस्क, ओके। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस टॉपिक। So please like the video, share and comment down, okay. Thank you, take care.